डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट प्रथम। आज का हमारा टॉपिक है सक्रिय परिवहन। साथ में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में निष्क्रिय परिवहन, परासरण, विसरण आदि के बारे में बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले सक्रिय परिवहन की परिभाषा आपको बताते हैं। स्टीन्स के अनुसार आयनीय अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। तो इस कार्य के लिए कोशिका के उपापचय तंत्र से ऊर्जा व्यय की जाती है और यह क्रिया सक्रिय अभिगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। इस विधि में अणु या आयनों की गति सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होती है। इस क्रिया के लिए कोशिका में ऊर्जा व्यय होती है जो एटीपी के रूप में प्रयुक्त होती है। अब हम आपको सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में डिफरेंशिएशन बताते हैं कि सक्रिय परिवहन इसमें ऊर्जा व्यय होती है, जबकि निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सक्रिय परिवहन के कारण श्वसन की दर बढ़ जाती है, जबकि पैसिव के कारण श्वसन दर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस विधि से सेल्स के जैव रासायनिक पदार्थों का संग्रहण करती है और इसमें जब तक संग्रहण नहीं होता जब तक कि विद्युत रासायनिक सांद्रता प्रवणता उसके पक्ष की न हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह सेल के भीतर व्यवहार निश्चित परासरणी सांद्रता को बनाए रखता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट परासरणी सांद्रता में इसका कोई रोल नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह सजीव या जैव रासायनिक क्रिया होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट यह एक प्रकार से भौतिक क्रिया होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह क्रिया वाहकों की सहायता से संपन्न होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में वाहक भाग नहीं लेते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह एक द्विदिशीय क्रिया होती है, यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय, जबकि यह पैसिव ट्रांसपोर्ट यह द्विदिशीय क्रिया होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह तीव्र गति से होने वाली क्रिया होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट धीमी गति से संपन्न होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यह चयनित क्रिया होती है, जबकि यह अचयनित क्रिया होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ताप में कमी होने पर यह क्रिया मंद हो जाती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ताप घटाने पर क्रिया की गति कुछ कम होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में धात्विक विष जैसे साइनाइड से यह क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जबकि निष्क्रिय परिवहन में धात्विक विषों का इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सक्रिय परिवहन यह ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने पर अवरुद्ध हो जाती है, जबकि निष्क्रिय परिवहन में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम आपको सक्रिय परिवहन की मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं। सक्रिय अभिगमन की क्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द्वारा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस होता है। इसके लिए आवश्यक एंजाइम एटीपेज, जिन्हें हम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं, जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं। ये कोशिका कला पर उपस्थित प्रोटीन्स के पास ही उपलब्ध होते हैं। यह क्रिया कोशिकीय श्वसन का ही एक भाग है। यदि कोशिकीय श्वसन बाधित होता है तो सक्रिय अभिगमन में भी बाधा आएगी। तो अब हम आपको सक्रिय अभिगमन की क्रियाविधि के बारे में बताते हैं, और यह सक्रिय अभिगमन दो युक्तियों के द्वारा होता है, दो मेथड के द्वारा होता है। नंबर 1 वाहक कणों के द्वारा, वाई कैरियर पार्टिकल्स के द्वारा। नंबर 2 वाई गेटेड चैनल के द्वारा, द्वार युक्त नालों द्वारा। वाहक कणों के द्वारा, वाहक कण कोशिका झिल्ली के आंतरिक प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ विशिष्ट विलेय कणों हेतु बंधुता दर्शाते हैं। ये कोशिका झिल्ली की सतह पर इन विलेय कणों के साथ वाहक विलेय जटिल कैरियर सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और यह जटिल एटीपी से ऊर्जा द्वारा स्वरूपीय परिवर्तन कर लेता है। नंबर 2 द्वार युक्त नालों द्वारा, वाई गेटेड चैनल्स के द्वारा। कोशिका झिल्ली पर अनेक नाले गेटेड चैनल्स उपस्थित होते हैं, जिनसे होकर विलेय आते जाते रहते हैं, किंतु अनेक नालों पर द्वार पाए जाते हैं जो सामान्यतः बंद रहते हैं, और ये द्वार युक्त नालें फैसिलिटेट डिफ्यूजन व सक्रिय अभिगमन
दोनों को उपयोग में लाए जाते हैं, दोनों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। इन द्वारों को खोलने व बंद किए जाने हेतु बोल्टेड गेटिंग पद्धति या रासायनिक केमिकल गेटिंग पद्धति काम में लाई जाती है। वोल्टेज गेटेड पद्धति में सेल मेम्ब्रेन के दोनों सिरों पर विद्युत विभव में होने वाले अंतर के कारण ये द्वार खुलते हैं और बंद होते हैं। जबकि रासायनिक गेटिंग पद्धति में द्वार के खोले व बंद किए जाने हेतु एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ चैनल प्रोटीन के साथ मिलकर इसमें स्वरूपीय परिवर्तन लाता है। इनके उदाहरण के रूप में हम कैल्शियम चैनल, एसिटाइल चैनल आदि को ले सकते हैं। सक्रिय अभिगमन यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राथमिक सक्रिय अभिगमन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 द्वितीय सक्रिय अभिगमन। अब हम सबसे पहले आपको प्राथमिक सक्रिय अभिगमन के बारे में बताते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा एटीपी या विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल फ्लो से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। इसके दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। नंबर 1 स्तनियों में सोडियम व पोटेशियम का अभिगमन एवं बैक्टीरिया में प्रोटीन का अभिगमन। दोनों में ही एटीपेज ट्रांसलोकेसेस का कार्य करता है। अधिकतर सेल्स में सोडियम की सांद्रता सेल के भीतर बाहर की अपेक्षा अत्यंत कम पाई जाती है। सोडियम आयंस के सेल के बाहर व पोटेशियम आयंस के भीतर सक्रिय परिवहन हेतु सेल मेम्ब्रेन्स पर सोडियम पोटेशियम प्रोटीन वाहक मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज उपस्थित होता है। इस प्रोटीन वाहक के भीतरी सिरे पर सोडियम हेतु 3 तथा बाह्य सिरे पर पोटेशियम हेतु 2 बंधन या बाइंडिंग साइट होते हैं। यह प्रोटीन वाहक एक एंजाइम है और यह समाकलनीय प्लाज्मा प्रोटीन है। इसमें ऊर्जा व्यय होने के साथ ही 3 सोडियम का सेल्स के बाहर एवं 2 पोटेशियम का सेल्स मेम्ब्रेन्स के भीतर पंप कर देता है। इस क्रिया में एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी अणु का जल अपघटन होता है, जिससे कि एडीपी व फॉस्फेट बनते हैं। सक्रिय परिवहन पंप क्रिया का उपयोग सेल मेम्ब्रेन्स के पार उच्च विद्युत रासायनिक विभव बनाए रखने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि का सक्रिय अभिगमन भी सोडियम में पोटेशियम पंप के साथ ही होता है। इसको हम सह परिवहन या को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्राथमिक सक्रिय अभिगमन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है कैल्शियम पंप। यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला तो जो प्लाज्मा झिल्ली में कार्यरत रहता है और यह कोशिका के भीतर कैल्शियम की मात्रा को कोशिका के बाहर उपस्थित बाह्य कोशिकीय तरल की अपेक्षा कम रखता है। दूसरा कैल्शियम पंप आशयी प्रकार के अंगकों जैसे कि मस्कुलर सेल की सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एवं माइटोकॉन्ड्रिया में कार्यरत रहता है। मसल सेल्स पेशी कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम साइटोसोल में मुक्त किए जाते हैं, जिसके कारण पेशी संकुचन की क्रिया होती है। इसके विपरीत दिशा में प्रचलित किए जाने पर शीतलन की क्रिया होती है। कैल्शियम पंप हेतु एक ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन क्रियाशील होता है, जो एटीपेज सक्रियता व कैल्शियम आयनों के बंधन बनाने हेतु स्थल रखता है। नंबर 2 प्रकार का जो प्रथम सक्रिय अभिगमन का जो उदाहरण है वो है हाइड्रोजन आयन पंप। हाइड्रोजन आयन पंप वृक्क के दूरस्थ कुंडलित नलिका व संग्रहण नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट की कोशिकाओं की कला में पाया जाता है। यह ब्लड में उचित पीएच बनाए रखने में सहायक होता है। अब आता है हमारा द्वितीय प्रकार का सक्रिय अभिगमन। इस प्रकार का अभिगमन द्वितीय सक्रिय अभिगमन का सबसे
अच्छा उदाहरण है स्तनियों की आंत्र उपकला कोशिकाओं में ग्लूकोज का परिवहन तंत्र एवं ई कोलाई बैक्टीरियाज में लैक्टोज परिमेय तंत्र को हम द्वितीयक सक्रिय अभिगमन के एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।